हम लोग प्लांट किंगडम को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे और एक टॉप नॉच लेवल तक लेके जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। अगर बात करें प्लांट किंगडम की, प्लांट किंगडम, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा कि प्लांट किंगडम के अंदर किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चा ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चा टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म के बाद बेटा लास्ट हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है बेटा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि थैलोफाइटा के अंदर केवल एल्गी को रखा गया है। आप थैलोफाइटा बोलो या एल्गी बोलो, बात एक ही है। ठीक है। तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले थैलोफाइटा यानी एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बेटा प्लांट किंगडम स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सा पॉइंट लिखता हूं। पॉइंट ये है, बैक्टीरिया कॉमा ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमा प्रोटिस्टा कॉमा फंजाई एंड एल्गी were all placed in plant kingdom. Because of cell wall presence. बच्चा इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया और एल्गी हो गया, वर ऑल प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम बिकॉज ऑफ सेल वॉल प्रेजेंस। बेटा पॉइंट ये कह रहा है कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो और चाहे एल्गी हो, इन सारे ऑर्गेनिज्म को कहां रखा गया है? प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सेल वॉल प्रेजेंस था। ठीक है। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंस था, इसीलिए इन सारे ऑर्गेनिज्म को कहां रखा गया है? प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। ये कब की बात है? जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया था। बेटा जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, हमें पता है कि जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? नाम लिख लेते हैं हम लोग, आर.एच. विटेकर ने। बेटा जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उस समय क्या किया गया कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी को ही बेटा साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को कहां रखा गया? तो किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया। कहां से हटाकर? प्लांट किंगडम से हटा के। ठीक है। उसी तरह बेटा जो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते थे, उनके लिए एक अलग सा किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। उसी तरह फंजाई के अंदर जितने मेंबर्स आते हैं, उनके लिए एक अलग क्लास बना दिया, एक अलग किंगडम बना दिया, फंजाई। ठीक है। यानी ये तो हो गया बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद बेटा प्रोटिस्टा को एक अलग ही किंगडम में रख दिया गया। किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा के लिए एक नया किंगडम ही बना दिया गया और किंगडम का नाम भी प्रोटिस्टा ही रख दिया गया। उसी तरह बेटा जो फंजाई था, फंजाई के लिए भी एक अलग सा किंगडम बना दिया गया और किंगडम कौन सा था? फंजाई। ठीक है। यानी बचा कौन? केवल बचा है एल्गी। यानी अभी भी एल्गी किसके अंदर है? तो अभी भी एल्गी को रखा गया है प्लांट किंगडम के अंदर। कहां रखा गया है? प्लांट किंगडम के अंदर। ठीक है। तो जब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, जब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था, उस टाइम पे बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई और एल्गी, इन सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंस था? सेल वॉल प्रेजेंस था। ठीक है। अब बेटा जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम मोनेरा में रखा गया, प्रोटिस्टा के लिए एक अलग सा किंगडम बना दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई के लिए एक अलग सा किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंजाई। ठीक है। केवल एल्गी कहां पर रखा गया? प्लांट किंगडम के अंदर। यानी हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे केवल एल्गी ही प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके अंदर यानी सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन
सिस्टम। अब बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोगों को 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला बेटा हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, आप आर्टिफिशियल सिस्टम बोलो या इसी को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब बेटा अगर एक आर्टिफिशियल है तो दूसरा क्या होगा? नेचुरल होगा। तो दूसरा हमें पढ़ना है नेचुरल सिस्टम, और तीसरा हमें पढ़ना है बेटा फाइलोजेनेटिक। हम क्या करेंगे? हम इन तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले आर्टिफिशियल, उसके बाद नेचुरल, फिर थर्ड नंबर पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है, ओके। अब बेटा हम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला आर्टिफिशियल सिस्टम या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अब हमारा जो पहला हेडिंग होगा इसमें वो होगा आर्टिफिशियल सिस्टम, या इसी को हम लिख सकते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बेटा ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये किस पर बेस्ड है? तो बेटा ये बेस्ड है 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस का सिंपल सा मतलब है कि जो आप बाहर से देख के बता सको, जैसे प्लांट की हाइट क्या है, प्लांट का कलर क्या है, ठीक है। तो ये सारे इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर ही आते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें तो सबसे हम पहले लिखेंगे इसमें कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड ऑन 1 or few superficial morphological character। अब बेटा वो कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं? ठीक, हमें पता चला कि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये बेस्ड है 1 or few सुपरफिशियल, यानी जो बाहर से दिख सके। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो आप बाहर से देख के बता सको। अब बेटा अगर हम बात करें कि चलो ठीक है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक्चुअली कौन कौन से थे? तो उनका हम नाम लिखेंगे। वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था कलर ऑफ लीफ, कॉमा, दूसरा था बेटा शेप ऑफ लीफ, ठीक। उसके बाद बेटा कलर ऑफ प्लांट, उसके अलावा बेटा नंबर ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा मतलब हो गया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? तो 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या थे? तो कलर ऑफ लीफ हो गया, शेप ऑफ लीफ हो गया, कलर ऑफ प्लांट हो गया, नंबर ऑफ लीफ हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था इसके अंदर 3 साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल दिया था, ठीक है। सबसे पहले किसने दिया था? तो एरिस्टोटल ने दिया था। दूसरे नंबर पे किन साइंटिस्ट का वर्क था? तो थियोफ्रेस्टस का था। तीसरे नंबर पे दोस्त कैरोलस लिनियस का वर्क था, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको 3 साइंटिस्ट का काम याद होना चाहिए। पहला एरिस्टोटल, दूसरा थियोफ्रेस्टस और तीसरा कैरोलस लिनियस। हम तीनों को इसी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले इसके अंदर जिस साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है एरिस्टोटल। अब बेटा एरिस्टोटल क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट है, ठीक है। एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है। अच्छा बेटा ये हम कैसे याद करेंगे कि एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं? देखो बायोलॉजी का मतलब होता है बॉटनी प्लस जूलॉजी इक्वल टू बायोलॉजी। एरिस्टोटल के वर्ड में टोटल आ रहा है, टोटल का मतलब बॉटनी प्लस जूलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुए? एरिस्टोटल। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या किया? आइए लिखते हैं। इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? तो हम लिख सकते हैं कि ऑन द basis of their growing habitat
बेटा प्लांट के ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। उन 3 कैटेगरी का हम नाम लिख लेते हैं इधर। बेटा जो सबसे छोटे थे, एकदम लोअर प्लांट थे, उन्हें उन्होंने कहा हर्ब, जो हर्ब से बड़े थे उसे उन्होंने कहा सर्ब, और जो सबसे बड़े बड़े थे उन्हें बोला ट्री, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब, ट्री, किस बेसिस पे? ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद में बेटा एरिस्टोटल ने ही, ये तो प्लांट के लिए हो गया, एरिस्टोटल ने ही एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ आरबीसी। अगर बेटा ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट हो, उन्हें उन्होंने कहा इनेमा, यानी इनेमा के केस में क्या होगा? ये ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होगा। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इनके ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड कलर का कलर होगा, ठीक है। यानी इधर हम लिख सकते हैं क्या कि आरबीसी प्रेजेंस होगा, आरबीसी आर प्रेजेंस। या तो हम ये बोल दें, या तो हम ऐसे बोल दें कि भाई इनेमा के अंदर ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनके अंदर जो ब्लड होगा वो रेड कलर का होगा। यानी हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड सिस्टम, ठीक है। अब बेटा ऐसे एनिमल जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट है उन्होंने कहा एनेमा, क्या बोला? एनेमा। यानी एनेमा के अंदर ऐसे एनिमल्स को रखा जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट होगा। तो यहां सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आरबीसी आर एब्सेंट, और ये ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होगा, ठीक है। तो एनिमल्स डू नॉट हैव रेड ब्लड, यानी एनिमल्स डू नॉट हैव रेड ब्लड, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल का हो गया। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब, ट्री, किस बेसिस पे? प्लांट के ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे। एरिस्टोटल ने एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, किस बेसिस पे? आरबीसी प्रेजेंस है या आरबीसी एब्सेंस है। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट था उन्होंने इनेमा बोला, जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट है उसे उन्होंने एनेमा बोला, ठीक है। तो बेटा ये एरिस्टोटल का हो गया। अब एरिस्टोटल के बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है थियोप्रेस्टर, ठीक है। अब हम थियोप्रेस्टर के बारे में देखेंगे। दूसरे नंबर पे बेटा जो साइंटिस्ट आएंगे, पहले नंबर पे तो एरिस्टोटल होंगे, दूसरे नंबर पे थियोप्रेस्टस। अब बेटा जैसे एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोलते थे, सेम उसी तरह थियोप्रेस्टस को फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा गया कि फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी कौन है, तो थियोप्रेस्टस, ठीक है। अब बेटा ये जो एरिस्टोटल थे और ये जो थियोप्रेस्टस थे, दोनों कहां के थे? तो ग्रीक के थे, और दोनों के दोनों पॉलिटिकल फिलोसफर थे, यानी ये विद्वान थे। किस चीज में? बॉटनी में। तो एक सिंपल सा हम पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बोथ एरिस्टोटल एंड थियोप्रेस्टस आर ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक है। यानी एरिस्टोटल और थियोप्रेस्टस दोनों ही ग्रीक के थे और ये दोनों के दोनों पॉलिटिकल फिलोसफर थे, यानी विद्वान थे बॉटनी के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद बेटा एरिस्टोटल के बाद थियोप्रेस्टस जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने प्लांट को 3 नहीं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। जबकि एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हर्ब, सर्ब, ट्री, जबकि थियोप्रेस्टस ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। आइए देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट को किस बेसिस पे? वही ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे। तो हम इसमें भी सेम पॉइंट लिख सकते हैं, क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिटेट, बेटा कौन सा वो 3 कैटेगरी था, ये नाम लिख लेते हैं। बेटा एक तो इन्होंने भी हर्ब रखा, दूसरे नंबर पर सर्ब रखा, और जो सबसे बड़े थे उन्हें उन्होंने ट्री रखा। अब बेटा ऐसे प्लांट
जो सर्ब और ट्री के बीच में आते थे उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाया, अंडर सर्ब। तो थियोप्रेस्टस ने प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब, अंडर सर्ब, ट्री। हमें कैसे याद करना है कि एरिस्टोटल ने भाई 3 कैटेगरी डिवाइड किया था, हर्ब, सर्ब, ट्री, ठीक है, सेम उसी ग्रोइंग हैबिटेट के ही बेसिस पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हर्ब, सर्ब, ट्री लिया और ऐसे प्लांट जो सर्ब ट्री के बीच में आते थे उन्हें अंडर सर्ब के अंदर रख दिया, ठीक है। तो ये थियोप्रेस्टस का काम था, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें कुछ पॉइंट और इसमें याद करने हैं। क्या याद करने हैं? जैसे बेटा हम लोग जो पढ़ते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनुअल होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बाइनियल होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पेरिनियल होते हैं। तो ये जो एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, इसका क्या मतलब होता है? बेटा जिन प्लांट की लाइफ साइकिल 1 ईयर की हो, यानी 1 ईयर में ही उसका वेजिटेटिव फेस आएगा, रिप्रोडक्टिव फेस आएगा, सेंसेंट फेस आएगा, फिर उसकी एजिंग हो जाएगा, फिर फाइनली उस प्लांट का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ईयर में ही सारा साइकिल चल रहा है तो ये एनुअल प्लांट होंगे। बाइनियल का मतलब ये सारे साइकिल अगर 2 ईयर में चल रहे हैं तो बाइनियल हो जाएंगे, ठीक है। पेरिनियल का मतलब ऐसे प्लांट्स बेटा जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर हो, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हम एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट बोलते हैं, ये टर्म किसने दिया था? तो टर्म थियोप्रेस्टर ने ही दिया था। तो हम लिख सकते हैं कि टर्म एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल आर गिवन बाई थियोप्रेस्टस, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा थियोप्रेस्टस ने एक्चुअली 3 बुक लिखा था। बुक का नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला हमारा पॉइंट इसी में कि थियोप्रेस्टस ने कितना बुक लिखा था? तो टोटल 3 बुक लिखा था। पहला बुक का नाम था बेटा हिस्टोरिया बोटेनिका। इसे बोला जाता है बेटा कि जो हिस्टोरिया बोटेनिका था ये फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी माना गया है। क्या है भाई? तो ये फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी कौन है? हिस्टोरिया बोटेनिका, ठीक है। उसके बाद दूसरा बुक था बेटा कॉसेस ऑफ प्लांट, ये तीनों बुक का नाम है। तीसरा बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। तो बेटा अभी तक हमने प्लांट किंगडम के अंदर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को देखा। हमने देखा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन 1 ओवर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है या 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वो बेटा अभी तक हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले एरिस्टोटल का देखा कि एरिस्टोटल का क्या वर्क था। दूसरे नंबर पे हमने थियोफ्रेस्टस का वर्क देखा। अब थर्ड यानी हमें लास्ट देखना है कैरोलस लीनियस के बारे में। आइए थर्ड कैरोलस लीनियस के बारे में जानते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट का नाम है। अब बेटा कैरोलस लीनियस का रियल नेम कैरोलस लीनियस नहीं था, इनका रियल नेम कुछ और ही था। आइए देखते हैं क्या था। एक्चुअली बेटा कैरोलस लीनियस का जो रियल नेम था वो रियल नेम था कार्ल वॉन लिन। क्या था? कार्ल वॉन लिन। अब इन्होंने किया क्या था? ही वर्क ऑन लैटिन लैंग्वेज and change his name Carl von Linné to Carolus Linnaeus। अब बेटा ये जो कैरोलस लीनियस थे इनका रियल नेम क्या था? कार्ल वॉन लिन। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज पे इतना ज्यादा वर्क कर दिया कि अपना नाम ही चेंज कर दिया, कार्ल वॉन लिन से कैरोलस लीनियस रख दिया। वही पॉइंट लिखा है ही वर्क ऑन लैटिन लैंग्वेज एंड चेंज हिज नेम कार्ल वॉन लिन टू कैरोलस लीनियस, ठीक है। अब ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद बेटा अगर बात करें कैरोलस लीनियस के बारे में, हम इन्हें बोला जाता है कैरोलस। आप कैरोलस लीनियस बोलो या कार्ल वॉन लिन बोलो, बात एक ही है। तो मैं एक ही नाम लेके चलता हूं, कैरोलस लीनियस। बेटा इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उसी के साथ साथ बेटा इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ
फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। दूसरा दोस्त फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, एनिमल टेक्सोनॉमी इन्हीं को बोला जाता है। उसके साथ साथ बेटा फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसके बाद बेटा फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इन्हीं को बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को ही फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी आ जाए, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी आ जाए, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आ जाए, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्हें बोला जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक, अब इसके बाद बेटा हमें देखना है कि कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को कैसे यूज किया और इनका क्या योगदान था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है बेटा, अगला हमारा पॉइंट है कैरोलस लिनियस used artificial classification on the basis of सेक्स ऑर्गन। और प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या होता है भाई, या तो स्टेमेन होगा या तो कार्पेल। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि स्टेमेन या कार्पेल एंड गिव 24 क्लासेस। बेटा कैरोलस लिनियस ने यूज किया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को, ठीक है, किस बेसिस पे, तो सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे। सेक्स ऑर्गन को क्या हो सकता है, या तो स्टेमेन हो सकता है या कार्पेल। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 24 क्लास दिया। किन्होंने दिया, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को यूज किया किस बेसिस पे, तो सेक्सुअल ऑर्गन के बेसिस पे। कौन से सेक्सुअल ऑर्गन के बेसिस पे, तो स्टेमेन और कार्पेल के बेसिस पे। और कितने क्लासेस दिए, तो टोटल 24 क्लासेस दिए। अब बेटा ये जो 24 क्लासेस दिए कैरोलस लिनियस ने, इन 24 क्लासेस के अंदर जो स्टार्टिंग के 23rd क्लासेस थे, ठीक है, यानी इसमें जो स्टार्टिंग के 23rd ग्रुप थे, ये कैसे ग्रुप थे, तो ये फ्लावरिंग ग्रुप थे, फ्लावरिंग ग्रुप थे। उसी के साथ साथ बेटा जो 24th ग्रुप था, आप 24th ग्रुप बोल दो या आप इसी को लास्ट ग्रुप भी बोल सकते हो, कि जो लास्ट ग्रुप या 24th ग्रुप था, ये कैसा ग्रुप था, तो ये नॉन फ्लावरिंग ग्रुप था, नॉन फ्लावरिंग ग्रुप था। अब बेटा इधर देखिए, स्टेमेन के लिए एंड्रिया वर्ड यूज करते हैं। स्टेमेन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो एंड्रिया। अब इनमें एग्जांपल उन्होंने दिया, एग्जांपल क्या दिया है, जैसे मोनो एंड्रिया। देखो मोनो का मतलब एक, एंड्रिया का मतलब स्टेमेन। ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर एक स्टेमेन था उसे उन्होंने बोला मोनो एंड्रिया। तो मोनो एंड्रिया में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि फ्लावर विथ सिंगल स्टेमेन। उसी तरह मोनो एंड्रिया के बाद जैसे दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, डाई एंड्रिया। डाई का मतलब दो, एंड्रिया का मतलब स्टेमेन, यानी इसमें क्या होगा, फ्लावर विथ 2 स्टेमेन होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्लावर विथ 2 स्टेमेन। ट्राई एंड्रिया आ गया तो फ्लावर विथ 3 स्टेमेन। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 23 ग्रुप थे वो फ्लावरिंग ग्रुप था, जिसके अंदर एग्जांपल हमने देखा मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, इस तरीके से चलता रहेगा। जो 24th ग्रुप था या लास्ट ग्रुप था वो नॉन फ्लावरिंग ग्रुप था, इसे उन्होंने बोला था नॉन फ्लावरिंग ग्रुप विथ 24th स्टेमेन। और इस चीज के लिए उन्होंने एक स्पेशल वर्ड यूज किया, एक स्पेशल टर्म यूज किया, जैसे यहां पे मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया यूज कर रहे हैं, इसे उन्होंने कहा क्रिप्टोगेमिया। क्या बोला, क्रिप्टोगेमिया, या इसी को बोल सकते हैं नॉन एंड्रिया, क्योंकि नॉन फ्लावरिंग ग्रुप था। ठीक है, तो आपको क्रिप्टोगेमिया या नॉन एंड्रिया का मतलब पता होना चाहिए कि नॉन फ्लावरिंग ग्रुप विथ 24th स्टेमेन। ठीक है, अब बेटा ये रहा कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम को स्टार्ट किया था। हमने देखा कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था कलर ऑफ प्लांट,
नंबर ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ, ठीक है। हमने देखा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना था। पहला एरिस्टोटल, दूसरे नंबर पर थियोप्रेस्टर और तीसरे नंबर पर कैरोलस लिनियस। इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में हमने डिटेल में देखा। हमने देखा कि एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हर्ब, सर्ब, ट्री। किस बेसिस पे? प्लांट के ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे। उसी तरह एरिस्टोटल ने एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ऐसे एनिमल जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट था उसे उन्होंने कहा इनेमा, और ऐसे एनिमल जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट था उन्हें उन्होंने कहा एनेमा, ठीक है। उसी तरह थियोप्रेस्टर ने भी प्लांट को ग्रोइंग हैबिटेट के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब, अंडर सर्ब और ट्री, ठीक है। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल टर्म थियोप्रेस्टर ने दिया था। फिर हमने कैरोलस लिनियस का देखा कि कैरोलस लिनियस ने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को यूज किया और टोटल 24 क्लासेस दिया, जिसमें से स्टार्टिंग के 23rd जो ग्रुप थे वो फ्लावरिंग थे और जो 24th या लास्ट ग्रुप था वो नॉन फ्लावरिंग ग्रुप था, ठीक है। अब बेटा हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का क्या ड्रॉबैक था, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ था। तो अब हम देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसमें बेटा पहला पॉइंट है, it separated most closely related species because it is based on one or few सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब बेटा आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था इनमें क्या किया गया, इट सेपरेटेड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनको एक कैटेगरी में रखना चाहिए ताकि, क्योंकि वो सिमिलर थे, लेकिन उनको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ने सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट किया? क्योंकि हमें पता है कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो वन और फ्यू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। हमें पता है बिल्कुल कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर ही तो बेस्ड है। तो जितने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उनको सेपरेट कर दिया, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक बेटा, it give equal weightage to vegetative and reproductive character। बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी वेजिटेटिव और जितने भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे इनको इक्वल वेटेज दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। अगर कोई भी चीज एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है तो उस चीज पे एनवायरनमेंट का हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जबकि रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर होते हैं वो कंजर्व होते हैं, वो तो अंदर तो होते हैं तो वो तो कंजर्व होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक था कि इन्होंने क्या किया, इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का, क्योंकि हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो सकते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जल्दी एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड by environment as compared to reproductive character। भाई सिंपल। अब बेटा हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट के कंटेक्ट में होगा, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर प्लांट के बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट से ज्यादा अफेक्ट हो सकता है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वही लिखा है, वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें पता होना चाहिए फोर्थ, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, दूसरा कौन सा है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब बेटा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है इसमें चेंजेस जल्दी जल्दी होगा। क्यों जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे? क्योंकि ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, फास्ट चेंजेस होंगे,
अच्छा, अगर किसी चीज में फास्ट चेंजेस हो रहे हैं तो वो कंजर्व होंगे कि नॉन कंजर्व होंगे? तो वो नॉन कंजर्व होंगे, नॉन कंजर्व्ड होंगे। जबकि बेटा जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है इनमें स्लो चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये तो इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में होते ही नहीं है, तो स्लो चेंजेस होते हैं। दूसरा, अगर स्लो चेंजेस हो रहा है तो ये ज्यादा देरी तक प्रिजर्व है, यानी ये कंजर्वेटिव होते होंगे, कंजर्वेटिव होते होंगे। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था जिसकी वजह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन फेल हुआ था। हमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, कितने साइंटिस्ट का काम है, क्यों फेल हुआ, सारी चीजें हमें डिटेल में आना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके।